हेलो फ्रेंड्स, जय श्री राम। वेलकम अगेन। और रेनेसा पार्ट फर्स्ट के बाद आज रेनेसा पार्ट टू की बात करते हैं। और ये जो रेनेसा पार्ट टू है ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है रादर देन रेनेसा पार्ट फर्स्ट। क्यों? क्योंकि इंग्लिश लिटरेचर में जो रेनेसा है वो जो इंग्लैंड का है, ये जो इंग्लिश का है वही ज़्यादा पूछा जाता है। तो फर्स्ट एक इंट्रोडक्शन था जिसमें इटालियन रेनेसा के बारे में बात करी गई थी। ठीक है, आज जो सेकंड वाला भाग है वो है इंग्लैंड के बारे में। रेनेसा जिसका सीधा सा मतलब है पुनर्जागरण। ठीक है, और ये 14 सेंचुरी से लेकर और 17 सेंचुरी तक ये चला पूरे यूरोप में। यूरोप में इटली से शुरू हुआ, फ्रांस में गया, फ्रांस से यूरोप में हुआ, यूरोप के बाद उसके बाद पहुंचा वो इंग्लैंड में। इंग्लैंड में जो इसका एरा रहा, जिसका पीरियड रहा है वो है 1500 से 1660 की, 1500 से लेकर 1660 तक। और 1660 ये जो रेस्टोरेशन पीरियड जहां से शुरू होता है, ठीक है, यहां सा खत्म हो जाता है। उसका जो यहाँ पे ये डिक्लाइन हो जाता है, पतन यहाँ पे रेनेसा का शुरू हो जाता है 1660 में। क्यों? क्योंकि 1549 ईस्वी से जो 1660 का जो टाइम रहा है, ये जो कॉमनवेल्थ था, तो कॉमनवेल्थ पीरियड जो चला उसी में धीरे धीरे जैसे पतन होना शुरू हुआ, तो वैसे जैसे 1660 ईस्वी में जैसे रेस्टोरेशन पीरियड है, रेस्टोरेशन पीरियड के साथ ही क्या हो गया, ये रेनेसा अपने एंड पे हो गया। ठीक है, अब ये कुछ पॉइंट्स वाइज मैंने चीजों को लिखा है क्योंकि इतना लेंदी नहीं करना इसको। इसको पॉइंट्स जो इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से वही पॉइंट्स मैं आपके सामने उठाऊंगा और उन्हीं पॉइंट्स के बारे में मैं आपको सीरियल वाइज करके बताऊंगा एक के बारे में। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले द रेनेसा विच मीन्स, रेनेसा आपको पता है कि जिसका मतलब है रिबर्थ, पुनर्जन्म हो जाना। ठीक है, वॉज अ कल्चरल एंड इंटेलेक्चुअल मूवमेंट। ये कैसा था, एक कल्चरल माने कि एक सांस्कृतिक जिसको बोलते हैं, और इंटेलेक्चुअल माने क्या होता है, एक बौद्धिक, शास्त्रीय और बौद्धिक। ये क्या था, एक मूवमेंट था, बिगेन इन इटली, इटली में शुरू हुआ था। ठीक है, ड्यूरिंग 14 सेंचुरी, 14वीं शताब्दी में। कहां से? इटली के फ्लोरेंस नामक शहर से। एंड ग्रेजुअली स्प्रेड अक्रॉस द यूरोप, और धीरे धीरे कहां पड़ा है, फैल गया पूरे अक्रॉस यूरोप। ईपी का मतलब यूरोप, ईयू, ठीक, आरओपी, यूरोप में। सेकंड पॉइंट जो था, द इंग्लिश रेनेसा रफली स्पेंस फ्रॉम लेट 15th सेंचुरी टू द अर्ली 17th सेंचुरी। ठीक है, कोइंसिडिंग विद द ट्यूडर डायनेस्टी। अब जो इंग्लिश रेनेसा था, जो अंग्रेजों या जो इंग्लैंड में जो रेनेसा फैला, वो रफली बहुत शुरू शुरू में, ठीक है, वो ये एकदम डीपली नहीं पहुंचा, लेकिन हर के उसके पांव जो है क्या होने शुरू हो गए, वो इंग्लैंड में पढ़ने शुरू हो गए थे रेनेसा के, वो भी लेट 15th सेंचुरी, लगभग 15वीं शताब्दी के अंत होने पर। ठीक है, एंड टू द अर्ली 17th सेंचुरी, और जैसे लगभग 17वीं शताब्दी जैसे शुरू हुआ, जैसे कैरोलिन एज के आसपास क्या होगा, धीरे धीरे वो पतन की ओर चला गया। उसके कॉमनवेल्थ एज आई, और कॉमनवेल्थ एज में ये लगभग लगभग पतन की ओर था। और 1660 ईस्वी में, 1660 में जैसे रेस्टोरेशन पीरियड शुरू होता है, तो उसी रेस्टोरेशन पीरियड के साथ क्या हो जाता है, ये पूरा एंड हो जाता है, खत्म हो जाता है। ठीक है, और ये क्या था, ये कोइंसिडिंग, ठीक है, विद द ट्यूडर डायनेस्टी। जो ट्यूडर डायनेस्टी थी, जो डायनेस्टी थी, ट्यूडर डायनेस्टी के साथ ये क्या हो गया, इसके कॉइन्स इसने क्या अपने पांव जमाने शुरू कर दिए इंग्लैंड में। ठीक है, आफ्टर द वार ऑफ रोजेस, आपको पता है जैसे रोज वार ऑफ रोजेस था, जो 1455 से लेकर 1487 तक जो चला, 30 सालों तक ये जो रहा है। ठीक है, ये जैसे एंड खत्म हुआ, लीडिंग टू ग्रेटर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। इससे क्या होगी, इससे जो इंग्लैंड में थी, एक तो स्टेबिलिटी आ गई, कैसे, पॉलिटिकल, राजनीतिक एक स्थापत्य बन गया, वो स्थायी हो गया। एंड अंडर द ट्यूडर डायनेस्टी, और किसके अधीन में, किसके अंदर में, ट्यूडर डायनेस्टी के अंदर में। ठीक, ये ट्यूडर वंश, इसको हमेशा याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट 16th सेंचुरी की लिटरेचर के बारे में। हेनरी सेवंथ स्टेबलाइज पीस एंड सेंट्रलाइज अथॉरिटी। अब जो हेनरी सेवंथ था, ठीक है, जो ट्यूडर डायनेस्टी का जिसको संस्थापक भी बोला जाता है, वो 16th सेंचुरी में, वो क्या था, उसने एक स्थापित करा चीजों को, क्या था, जिसे पीस माने शांति का, और सेंट्रल अथॉरिटी और केंद्रीकृत सरकार जो अधिकार था, वो उसने वहां पर स्थापित किया। वहां पे मोनार्की जो है अब लागू होगी। एंड बट इज सक्सेसर, लेकिन जो उसका उत्तराधिकारी हुआ हेनरी एट्थ, जो हेनरी एट्थ था, उसने क्या किया, फर्दर इनकरेज, उसने क्या कि लोगों को इनकरेज किया, प्रोत्साहित किया, क्या, लर्निंग के लिए, सीखने के लिए। एंड पेट्रोनाइज ह्यूमनिस्ट, ठीक है, स्कॉलर्स, और उसने क्या, पेट्रोनाइज में शरण दी,
ठीक है, किसको शरण दी? उन्हें ह्यूमनिस्ट जो स्कॉलर थे, जो मानवतावाद के जो विद्वान थे, या जो छात्र वगैरह रहे हैं, या जो उसको फैलाने वाले थे, जिस विचारधारा को मानने वाले लोग, तो उनको उसने क्या किया? उसने शरण दी, उसको स्थान दिया कहाँ? इंग्लैंड में। और वो कौन कौन? जैसे इरास्मस था, ठीक है, टॉमस मूर था, ये ऐसे स्कॉलर्स वगैरह थे उस समय ह्यूमनिस्ट वाले, जिनको किसने? हेनरी एट्थ ने क्या किया? इंग्लैंड में जगह दी, उनको शरण दी, ठीक है, ताकि वो क्या करते? ह्यूमनिज्म के बारे में, ह्यूमनिज्म जो विचारधारा, मानवतावाद की जो विचारधारा है, जो कॉन्सेप्ट है, जो फिलोसफी है, वो पूरे इंग्लैंड में फैल सके। ठीक है, उसके बाद था लेटर, और लेकिन जब बाद में क्या? अंडर एलिजाबेथ फर्स्ट, जैसे एलिजाबेथ फर्स्ट जो किसमें, जो पहली महारानी थी, ठीक है, इंग्लैंड की, वो जब अपने सिंहासन बैठे, जो उसके साम्राज्य की बात आई, ठीक है, द रेनेसा रीच्ड इट्स पीक, तो जो रेनेसा था, जो पुनर्जागरण काल था, वो कहां पहुंच गया? इट्स पीक, अपनी ऊंचाई पर, सर्वश्रेष्ठ ऊंचाई पे पहुंचा। ये किस टाइम में? एलिजाबेथ फर्स्ट के टाइम पे, रेनेसा। दिस वॉज द टाइम ऑफ एक्सप्लोरेशन, और ये समय कब का था? एक्सप्लोरेशन का था। एक्सप्लोरेशन में तो विभिन्न प्रकार के आविष्कार होने लगे हैं, ठीक है, रिलीजियस तो जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है, या जो धार्मिक जो ट्रांसफॉर्मेशन था, जो परिवर्तन आने शुरू हो गए हैं, एंड फ्लोरिंग ऑफ द लिटरेचर, और यहाँ पे क्या फ्लोरिंग? फ्लोरिंग में क्या होता है कि जैसे कोंपले आना, ठीक है, धीरे धीरे उसमें क्या, जैसे साहित्य में क्या होगा, धीरे धीरे निखार आने लग गया, एंड जैसे ड्रामा था, नाटक था, या पोएट्री था, पोएट्री में काव्य के क्षेत्र में धीरे धीरे क्या होगा? वो विकास होने लग गया। किसके टाइम पे? एलिजाबेथ के टाइम पे, ठीक है। और एलिजाबेथ जो थी, इसका जो टाइम पीरियड रहा है, ठीक है, राइन का, वो रहा 1558 से लेकर 1603 के बीच में, ठीक है, ये 1603, इस बीच जो उसने जो साम्राज्य स्थापित किया, ठीक है, और जो उसने रूल शासन किया किसके ऊपर? इंग्लैंड के ऊपर, वो बड़ा कैसा था? गोल्डन पीरियड माना जाता है लिटरेचर के लिए, इंग्लिश लिटरेचर का, इंग्लिश साहित्य का, जो मेनली किसके लिए? ड्रामा के लिए और पोएट्री के लिए। ड्रामा जो नाटक के ऊपर था, सबसे ज्यादा जो अधिकार रहा है, या सबसे ज्यादा जो फैला और फूला है, किसके सानिध्य में फैला है? एलिजाबेथ फर्स्ट के टाइम में। एंड ह्यूमनिस्ट स्कॉलर्स, और जो मानवतावादी विचारधारा के जो विद्वान थे, लाइक थॉमस मूर था, ठीक है, जॉन कॉलेट था, एंड इरास्मस था, ये प्लेड विटल रोल इन शेपिंग रेनेसा। रेनेसा को एक सुदृढ़ आकार देने में इन लोगों की बहुत बड़ी भूमिका है। एंड द राइज ऑफ ग्रामर स्कूल, और इसी समय क्या हुआ? इस समय जैसे ग्रामर स्कूल्स वगैरह खुले गए, यूनिवर्सिटीज वगैरह खोली गई, किसके लिए? तो प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज, ताकि क्या कर सके? प्रोवाइड, प्रदान कर सके अपॉर्चुनिटी में अवसर, किसको? फॉर द मिडिल क्लास टू गेन एजुकेशन, जो मध्य वर्गीय जो लोग थे, ठीक है, मध्यम वर्गीय समाज जो था, जो क्या था? जो एजुकेशन से वंचित था, ठीक है, या जो लिटरेचर था उसको नहीं पढ़ पा रहा था, या अन्य प्रकार के जो क्लासिकल लिटरेचर वगैरह थे, ठीक है, चाहे रोमन हो गया, चाहे ग्रीक हो गया, ठीक है, इसके ऊपर क्या हो गया? इसको प्रोवाइड कराने के लिए, इस यहां तक मध्यम वर्ग की पकड़ पहुंचाने, पकड़ के लिए, या मध्यम वर्गों को वहां तक पहुंचने के लिए यहाँ पे क्या किया? यहाँ पे ग्रामर स्कूल्स वगैरह खोले गए और यूनिवर्सिटीज वगैरह खोली, ठीक है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात, जो इनमें सबसे इंपॉर्टेंट बात है, यदि हम इसको वाले को देखें, ह्यूमन स्कॉलर की बात करें, और जहां पे किसकी बात करें? एजुकेशन को गेन करने की जो बातें करें, उसमें जो सबसे बड़ा जो रोल रहा है, सबसे इंपॉर्टेंट जो रोल रहा है, वो आप यहां पर ये टॉपिक, प्रिंटिंग प्रेस इंट्रोड्यूस्ड बाय विलियम कैक्सटन इन 1476। 1476 ईस्वी में विलियम कैक्सटन एक ऐसा व्यक्ति था जिसने क्या किया? जिसने इंग्लैंड में किसकी? प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना करी, ठीक है। अब जबकि आपको पता है कि 1440 ईस्वी में जो कौन था, आपको उसका नाम याद होगा, जोहानस गुटेनबर्ग। ये ऐसा व्यक्ति था पहला जो इटालियन था, ठीक है, वैसे जर्मन पेंटर था, लेकिन इटली में सबसे पहले इसने क्या किया? इसने प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना करी, ठीक है। और इसी के आधार पर विलियम कैक्सटन एक व्यक्ति था जो इंग्लिश का था, या इंग्लैंड का व्यक्ति था, उसने 1474 ईस्वी में एक रेवोल्यूशनाइज्ड, रेवोल्यूशनाइज्ड मन रेवोल्यूशनाइज्ड मन होता है एक जो क्रांतिकारी, एक खोज कर दी उसने, लर्निंग बाय मेकिंग बुक्स मोर एक्सेसिबल। इससे क्या हो गया? इससे जो किताबें होंगी, जो ज्ञान हो गया, वो मार्केट में बहुत आसानी से मिलना शुरू हो गया। पहले मैन्युस्क्रिप्ट लिखे जाते थे, मैन्युस्क्रिप्ट में हाथों से लिखा जाता था। अब जो ग्रंथ वगैरह लिखे जाते थे, ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि भाई एक किताब को लिखना, ठीक है, फिर दूसरी किताब को लिखना, तो फोटोकॉपी वगैरह कुछ व्यवस्थाएं थी नहीं, या प्रिंटिंग की कोई व्यवस्थाएं थी नहीं, तो क्या करते उसमें बुक्स वगैरह के, एक तो टाइम लगता था बहुत ज्यादा एक बुक्स को, एक दूसरी बुक्स को लिखने में, ठीक है, ऊपर से बुक्स के जितना टाइम खर्च किया जाता था, उसके ऊपर उसके जो प्राइस थे वो बहुत हाई थे, वो बहुत एक्सपेंसिव बुक्स होती थी,
महंगी किताबें होती थी, कीमती तो थी लेकिन महंगी हो गई थी। लेकिन जैसे प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना हुई, इससे क्या हो गया, जो मिडिल क्लास लोग थे, जो मध्यम वर्गीय लोग थे, जिनका एजुकेशन के प्रति जो रुझान था जिन लोगों के, वहां तक क्या हो गया, वहां तक ज्ञान उनके पास पहुंचना शुरू हो गया। और ये देन किसकी है? विलियम कैक्सटन की। और ये देन किसकी है? जोहानेस गुटेनबर्ग की, जिसने 1440 में प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना करी, और दूसरा विलियम कैक्सटन ने 1476 ईस्वी। द रिफॉर्मेशन इन 16th सेंचुरी, और 16वीं शताब्दी में जो धर्म आंदोलन हुआ, इनिशिएटेड अंडर हेनरी एट्थ, और इसका इनिशिएट जाता है, ठीक है, वो किसको जाता है? हेनरी एट्थ को जाता है। ब्रेक विद द कैथोलिक चर्च हैड सिग्निफिकेंट कल्चरल कॉन्सिक्वेंसेस, और जो कैथोलिक जो चर्च वगैरह थे, ठीक है, उसके एक सिग्निफिकेंट कल्चरल जो, ठीक है, कॉन्सिक्वेंसेस मतलब जो उसकी प्रतिष्ठा रही है, ठीक है, वो एक तो बढ़ गई, ठीक है। दूसरा क्या था? द ट्रांसलेशन ऑफ बाइबल, ये बहुत इंपॉर्टेंट वाला है कि यहाँ पे जब ट्रांसलेशन हुआ, जो बाइबल था, जो लैटिन में लिखा गया था, जब इसको पहली बार इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया था बाय विलियम टंडेल। विलियम टंडेल ऐसा पहला व्यक्ति था जिसने क्या किया, बाइबल को ट्रांसलेट करा था लैटिन से इंग्लिश में। एंड लेटर बाद में क्या, द किंग जेम्स 16। और ये ध्यान रखना कि ये जो किंग जेम्स सेकंड था, सॉरी किंग जेम्स था, इसकी जो बाइबल थी वो ज्यादा फेमस थी विलियम टंडेल के बजाय, ठीक है। 1611 में लिखा था जिसने इनरीच्ड इंग्लिश प्रोज, इससे क्या हो गया, एक तो प्रोज के क्षेत्र में, एंड गिव पीपल डायरेक्ट एक्सेस टू द रिलीजियस टेक्स्ट, और इससे दूसरी क्या होगी, एक तो प्रोज के क्षेत्र में उत्पत्ति होगी, पद्य गद्य के क्षेत्र में, ठीक है, बहुत ज्यादा विकास होने लग गया, और लोगों के पहुंच कहां तक पहुंच गए, यहाँ तक। रिलीजियस टेक्स्ट, जो धार्मिक जो टेक्स्ट थे, अब लोगों ने किताबें जो होगी, जो उदाहरण वगैरह में देना शुरू कर दिए, या थोड़ा सा एग्जाम्पल्स वगैरह थे, वो किससे, जो रिलीजियस टेक्स्ट थे, जो धार्मिक जो किताबें वगैरह, जो बाइबल वगैरह थे, वहां से उनके एग्जाम्पल्स वगैरह लेने शुरू कर दिए, ठीक है। फिर कहता है इंग्लिश रेनेसा इज मोस्ट सेलिब्रेटेड फॉर इट्स लिटरेचर। अब पहली बात हमेशा ये देखा जाता है, सबसे कई बार ये प्रश्न पूछा जाता है कि जो इंग्लिश रेनेसा था वो सबसे ज्यादा किसके लिए फेमस है? इंग्लिश रेनेसा जो था उसने सबसे ज्यादा सेलिब्रेट करा है, वो क्या किया उसने? लिटरेचर को। साहित्य के क्षेत्र में सबसे ज्यादा जो उपलब्धि हासिल हुई है किसमें? इंग्लिश में, वो ड्यूरिंग रेनेसा पीरियड के अंतर्गत रखी गई, ठीक है। और रेनेसा का सबसे ज्यादा जो प्रभाव पड़ा है वो इंग्लिश लिटरेचर पे पड़ा है, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ प्रोमिनेंट जो फिगर्स वगैरह था, जो बहुत फेमस लोग थे, उनके बारे में कुछ बात करते हैं। जैसे टॉमस मोर था। टॉमस मोर ने जो यूटोपिया लिखी थी 1516 में, वो क्या था? इंट्रोड्यूस, उसने परिचय करा अ न्यू पॉलिटिकल एंड फिलोसॉफिकल आइडियाज, एक नए प्रकार के राजनीतिक और दार्शनिक ऐसे विचारधारा को। इमेजिंग एंड आइडियल सोसाइटी, और वहां पे कल्पना करी गई, यूटोपिया माने क्या होता है? एक आइडियल लैंड, ठीक है। इमेजिनरी माने एक काल्पनिक, एक आदर्श जो सोसाइटी, समाज की जो विचारधारा पे जो कॉन्सेप्ट रखी, वो जो फिलोसफी दी, वो किसने दी थे? टॉमस मोर ने, यूटोपिया के माध्यम से, ठीक है। उसमें इमेजिंग एंड आइडियल सोसाइटी, जिसमें कल्पना करी गई थी एक आदर्श समाज की, ये एक विचारधारा दी किसमें? ड्यूरिंग रेनेसा के टाइम पे। दूसरा फिलिप सिडिन था, उसने एस्टोफेल एंड स्टेला एक सोनेट सीक्वेंस लिखा था, ठीक है, और एक क्रिटिसिज्म का वर्क भी माना जाता है, एंड द डिफेंस ऑफ पोएजी, ये एक दूसरा वर्क था, ये भी क्रिटिसिज्म का ही वर्क है, ठीक है। ब्रॉट सोफिस्टिकेशन टू इंग्लिश पोएट्री एंड लिटरेरी क्रिटिसिज्म, इसमें क्या होगा? इंग्लिश पोएट्री के ऊपर एक तो बहुत अच्छी पकड़ होगी, ठीक है, यहाँ पे सोनेट्स वगैरह का विकास डेवलप होने लग गया, और लिटरेरी क्रिटिसिज्म, जो साहित्यिक जो आलोचना थी या क्रिटिसिज्म था, वो एक धीरे धीरे डेवलप होने लग गया, और ये श्रेय किसको जाता है? ये जाता है आपके फिलिप सिडनी को। अपने डिफेंस ऑफ पोएजी तो ये लिटरेरी क्रिटिसिज्म का सबसे इंपॉर्टेंट भाग माना जाता है, ठीक है। उसके बाद एडमंड स्पेंसर जो व्यक्ति था, जिसने एक फेरी क्वीन लिखी थी 1590 में, ये एक एलिगरी है, ठीक है। इसने क्या? विद रेनेसा ह्यूमनिज्म एंड नेचुरलिज्म, उसने क्या किया? उसने एक तो ह्यूमनिज्म की मानवतावाद की, कौन से? रेनेसा पुनर्जागरण मानवतावाद, एंड नेशनलिज्म, नेशनलिज्म में राष्ट्रवाद की अवधारणा उसने प्रकाशित करी, लोगों के बीच में फैलाई। और क्या था? हिज पोएट्री सेलिब्रेटेड एलिजाबेथन फर्स्ट, उसकी जो पोएट्री थी ये सबसे ज्यादा जो डेवलप हुई, विकसित हुई एलिजाबेथ के टाइम पे, फर्स्ट टाइम, एंड रिफ्लेक्टेड द रिलीजियस एंड पॉलिटिकल टेंशंस ऑफ द टाइम। और उसने इस बात को हाईलाइट किया वहां पे कि उस समय, कब? एलिजाबेथन टाइम पे, कि जो पॉलिटिकल जो रिलीजियस चल रहा, तो धार्मिक जो टेंशन वगैरह थी, और जो पॉलिटिकल जो राजनीतिक जो परेशानियां उस समय चल रही थी, उसको उसने उजागर करा, हाईलाइट करा एडमंड स्पेंसर ने। किसके माध्यम से? फेरी क्वीन के माध्यम से, ठीक है। फिर एक व्यक्ति था क्रिस्टोफर मार्लो, ठीक है, और ड्रामेटिस्ट। और इसके क्रिस्टोफर मार्लो की खास विशेषता ये कि इसने जितने भी लिखे उसने सारी ट्रेजेडी लिखी,
ठीक है, ये अपने ट्रेजिक जो ड्रामास वगैरह के लिए फेमस माना जाता है। क्रिस्टोफर मार्लो, अ ड्रामेटिस्ट रोट प्ले लाइक डॉक्टर फॉस्टस, जैसे डॉक्टर फॉस्टस लाइक उसने इस प्रकार के उसने जो प्ले लिखे, नाटक लिखे, दैट एक्सप्लोर एम्बिशन, जिसने किस बात को फैला, किस बात का अन्वेंशन किया, ठीक है, उसने इन्वेंशन किया जैसे एम्बिशन वगैरह, महत्वाकांक्षा, नॉलेज में जो ज्ञान था, एंड ह्यूमन लिमिटेशन, और मानवतावाद का जो सीमित दायरा था, उस दायरे को भी उसने किसके माध्यम से देखा, अपने प्ले में नाटकों के माध्यम से हाईलाइट करा और सोसाइटी में उस चीज को बताया। सोनेट्स फ्रॉम इटली, ठीक है, जो इटली के जो सोनेट था, जिसका पेट्रार्क था, जिसने सबसे पहले सोनेट्स की खोज करी थी या सोनेट का इन्वेंशन करा था, वो क्या हो गया, वो फ्लोरिश इन इंग्लैंड, उसका विकास कहाँ होने लग गया, इंग्लैंड में होने लग गया, स्पेशली इन द हैंड्स ऑफ शेक्सपियर, और खासकर किसके, किसने इसका ज्यादा डेवलपमेंट करा, शेक्सपियर हो गया, विलियम शेक्सपियर एंड थॉमस ब्याट हो गया, ठीक है। इंग्लिश पोइट्स एडॉप्टेड द सोनेट्स टू देयर ओन स्टाइल। अब यहाँ पे क्या था कि यहाँ पे जो इंग्लिश और जो इटालियन सोनेट था, उसमें क्या होता है, 14 लाइन्स पोएम होती थी, 14 लाइन्स पोएम को दो भागों में बांटा जाता है, 8 एंड 6, 8 को ऑक्टेव बोला जाता था और 6 को सेस्टेट बोला जाता था, ठीक, इस प्रकार से। अब यहाँ पे क्या हुआ कि यहाँ पे जब इंग्लैंड में सोनेट आया, तो सोनेट को उन्होंने क्या किया, अपने हिसाब से उसको अपनी स्टाइल में क्या हो गया, उसको डेवलप करना शुरू कर दिया। इंग्लिश पोएट जो अंग्रेजी के जो क्या थे, कवि वगैरह थे, ठीक है, तो वहां पे क्या किया, ऑक्टेव और सेस्टेट रख के उसने कुछ कपलेट वगैरह में बांटना शुरू कर दिया, ठीक है। द एलिजाबेथन एंड द जैकोबिन पीरियड, अब जो एलिजाबेथन एज था और जो जैकोबिन पीरियड था, सो एक्सप्लोजन, वहां पे क्या, एक बिल्कुल जैसे बम फटता है, एकदम बहुत ही ज्यादा थियोरेटिकल क्रिएटिविटी, ठीक है, वहां पे क्या थियोरेटिकल थिएटर्स वगैरह खुलने शुरू हो गए, जैकोबिन एज में और एलिजाबेथन एज में, ठीक है। जैसे क्या द थिएटर था, या द ग्लोब थिएटर था, द रोज थे, इस प्रकार के थिएटर थे जो एलिजाबेथन एज या शेक्सपियरन एज में, और जो किसके एज में, जैकोबिन एज के टाइम पे, जो बहुत ज्यादा एक्सप्लोर हुए और जो बहुत ज्यादा फ्लोरिश हुए, जो बहुत ज्यादा विकसित हुए, ठीक है। उसका विलियम शेक्सपियर, उस समय का जो विलियम शेक्सपियर था, स्टैंड्स एज द ग्रेटेस्ट फिगर ऑफ द एलिजाबेथन रेनेसा। ये क्वेश्चन पूछा जाता, हु वाज द ग्रेटेस्ट फिगर ऑफ इंग्लिश रेनेसा, ठीक है। इंग्लिश रेनेसा का सबसे महान जो एक फिगर था, जो व्यक्ति तो किसको बोला जाता, वो बोला जाता है विलियम शेक्सपियर को, ठीक है। हिज प्लेस, उसके जो प्लेस थे, नाटक थे, हिस्टोरिकल थे, ऐतिहासिक नाटक उसने लिखे, कॉमेडीज वगैरह के, ट्रेजेडीज लिखे, रोमांस लिखे, रोमन प्लेस लिखे, रिफ्लेक्ट्स, उन्होंने किस बात को हाईलाइट किया, द ह्यूमनिस्ट आइडल्स ऑफ द एज, उस समय के जो मानव के जो आइडल्स थे, जो आदर्शवादी ह्यूमन सभ्यता के बारे में, ठीक है, उस चीज को उस एज के तौर पर उसने क्या कि एक्सप्लोर किया, उस चीज के बारे में बताया, वो हाईलाइट किया, उस चीज को रिवील करा, ठीक है। अब क्या था, बेन जॉनसन था, कंट्रीब्यूटेड टू रेनेसा, उसने उसका जो कंट्रीब्यूशन था रेनेसा के प्रति ड्रामा के क्षेत्र में, विद सैटारिकल कॉमेडी, उसने कैसे लिखे, सैटारिकल लिखे, व्यंग्यात्मक कॉमेडी उसने लिखे, ठीक है। अब जैसे क्या था कि लाइक जैसे वॉलपोन उसने लिखा, ठीक है, वॉलपोन था, एंड द ऑलकेमिस्ट था, फोकसिंग ऑन ह्यूमन फॉलिस, वहां पे किस बात के ऊपर ज्यादा फोकस किया, ह्यूमन फॉलिस के ऊपर। ह्यूमन फॉलिस मैंने क्या था, मानव की जो मूर्खतापूर्ण बातें थी, ठीक है, या सोशल इश्यूज, जो सामाजिक इश्यूज वगैरह था, उसके ऊपर ज्यादा उसने क्या हाईलाइट करा, सैटारिकल कॉमेडीज के माध्यम से, ठीक है। उसके बाद अदर ड्रामेटिस्ट थे, जैसे जॉन वेबस्टर था, जिसने द डचेस ऑफ माल्फी लिखी है, थॉमस किड था, जो स्पेनिश ट्रेजेडी के लिए जाना जाता है, उन्होंने क्या किया, एक्सप्लोर, क्या बताया, डार्क, बिल्कुल अंधकार भय, ठीक है, ट्रेजिक थीम्स, बिल्कुल दुखांत जो ऐसे भाग थे, विद इंटेंसिटी, बड़े ध्यानपूर्वक, बहुत शालीनता से उन्होंने क्या इन बातों को क्या किया, हाईलाइट करा, चित्रण किया, लोगों के बीच में फैलाया, वो बताया लोगों की जो डार्क और जो ट्रेजिक थीम थे उस समय, जो सोसाइटी का, समाज का जो सबसे बड़ा जो इश्यू था, ठीक है, उसको उन्होंने हाईलाइट करा अपने किसके माध्यम से, ड्रामास के माध्यम से, अपने प्लेस के माध्यम से, नाटकों के माध्यम से, ठीक। अब यहां तक साइंस के बारे में बात करते हैं, तो फ्रांसिस बेकन एक ऐसा व्यक्ति था जो फिलोसोफर था, एक दार्शनिक था, एंड स्टेट्समैन, एक नेता टाइप का था, प्रमोटेड द साइंटिफिक मेथड, उसने क्या साइंटिफिक मेथड को प्रमोट करा, एंड इंपेरिकल रिसर्च इन हिज वर्क्स, और उसने अपने क्षेत्र, अपने उसमें क्या किया, प्रयोग सिद्ध करे, अपने जितने कार्य थे सगळे, या नोवम ऑर्गेनम था, या अन्य जो उसके टॉप स्टडीज वगैरह थी, ठीक, ऑफ एजुकेशन था, इस प्रकार के जो उसने लिखे थे, उसमें सब क्या किया, तो उन्होंने इंपेरिकल रिसर्च करा और साइंटिफिक मेथड का यूज करा, ठीक है, किसने, फ्रांसिस बेकन ने। अब पोर्ट्रेट पेंटिंग, जब वहां पे कला कौशल का विकास हुआ, ठीक है, फ्लोरिश जब विकास हुआ, विद आर्टिस्ट, कैसे आर्टिस्ट, जैसे कलाकार थे, जैसे हैंस वॉल्विन था, ठीक है, जिसको द यंगर बोला जाता है, क्रिएटिंग लाइफ, ठीक है, लाइक
डेपिक्शन ऑफ इंग्लिश रॉयल्टी एंड नोबिलिटी। उन्होंने क्या किया, जो रॉयल्टी थी, उन्होंने जो राजघराना था और जो नोबिलिटी था, नोबिलिटी मैंने क्या था कि जो कुलीन वर्गों का समाज था, उनका उसने क्या किया, डेपिक्शन किया, उनका बिल्कुल जीवंत चित्रण उन्होंने अपनी किसके माध्यम से, अपने वर्क्स के माध्यम से, अपने आर्ट के माध्यम से उसने दिखाया। एलिजाबेथन एज, ठीक है, जिसको द पीक ऑफ रेनेसा बोला जाता है। रेनेसा का सबसे सर्वोच्च ऊंचाई पे उस समय था। उस समय क्या था, द राइन ऑफ क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट। और उसमें किसका सिंहासन था, साम्राज्य किसके हाथ में, तो सत्ता किसके हाथों में थी, क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट के हाथ में। ठीक है, जिसका जो शासन रहा है वो 1558 से 1603 तक रहा है। ठीक है, इज ऑफन कंसिडर्ड, अक्सर ये माना जाता है द गोल्डन एज ऑफ इंग्लिश रेनेसा। इंग्लिश लिटरेचर बोलो चाहे इंग्लिश रेनेसा बोलो, उसका एक गोल्डन सुनहरा युग माना जाता है। और खासकर किस क्षेत्र में, ड्रामा के क्षेत्र में। शी हरसेल्फ वाज अ पैट्रन ऑफ आर्ट्स, वो स्वयं की थी एक पैट्रन थी। पैट्रन में एक संरक्षक है, उसने संरक्षण प्रदान किया आर्ट्स को, एजुकेशन इन क्लासिकल लैंग्वेजेस एंड लिटरेचर को। ठीक है, अब उसके बाद विशेष जो बात आती है वो होती है डिक्लाइन ऑफ रेनेसा, मीन्स रेनेसा का, या हम जिसको बोलते हैं पुनर्जागरण का पतन। ठीक है, अब पुनर्जागरण का पतन। अब हुआ क्या कि बाय द अर्ली 17th सेंचुरी, जब 17वीं शताब्दी का शुरुआती पल था, द रेनेसा इन इंग्लैंड बिगिन टू वेन। अब शुरू शुरू में क्या होने लगा, इंग्लैंड में जो रेनेसा था वो धीरे धीरे बिगिन टू वेन, वेन में खोखला होने लग गया, धीरे धीरे वो कम होने लगा, उसका पतन धीरे धीरे शुरू हो गया। ठीक है, अब कारण क्या थे, अब जैसे कहता पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी थी। ठीक है, अब जो राजनीतिक तंत्र था स्टेबल नहीं है। ठीक है, अंडर किसके हाथ में है, जेम्स फर्स्ट के हाथ में सत्ता थी। उसी भी जब चार्ल्स फर्स्ट के हाथ में सत्ता आई तो यहाँ पे क्या, जो रिलीजियस कन्फ्लिक्ट था, जो धार्मिक जो द्वंद्व शुरू हो गया। ठीक है, एंड द सिविल वार और गृह युद्ध शुरू हो गए। और इसी के शिफ्टेड द फोकस ऑफ लिटरेचर एंड कल्चर। अब वहां पे जो लिटरेचर था, जो साहित्य था और जो कल्चर था, जो सभ्यता और संस्कृति के बारे में जो एजुकेशन दी जा रही थी, वहां से वो मुड़कर किसकी तरफ चला गया, ये सिविल वार की तरफ चला गया और रिलीजियस जो कन्फ्लिक्ट शुरू हो गए थे इसकी तरफ चला गया, और लिटरेचर और कल्चर एक टाइम के लिए बिल्कुल डम पड़ गया। ठीक है, और दूसरा क्या था, प्यूरिटन मूवमेंट, और उसमें प्यूरिटन्स वगैरह था, उन्होंने एक आंदोलन शुरू कर दिया। ठीक है, और डिस्करेज थियोटिकल एंड आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन। और जैसे प्यूरिटन्स के हाथों में सत्ता आई तो उन्होंने क्या किया, जो थियोटिकल था, जो थिएटर वगैरह था या आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन था, उसको पूरी तरह से बंद कर दिया। उन्होंने कहा था कि भाई किसी प्रकार से कोई लिटरेचर नहीं लिखा जाएगा, और जो लिखा जाएगा वो बेस्ड ऑन द बाइबल, सिर्फ धर्म के और बाइबल को ही मानकर, बाइबल को सर्वोपरि मानकर ही लिखा जाएगा। इसकी वजह से क्या होगा, थियोटिकल जो थिएटर वगैरह थे, थिएटर बंद हो गए, ड्रामास लिखने बंद हो गए कुछ पल के लिए। ठीक है, वो जैकोबिन एज हो गया, कैरोलिन एज हो गया, तो आप इस एज में देखोगे तो वहां पे न तो कोई ड्रामा वगैरह लिखे गए और न वहां पे कोई इन्वेंशन हुआ किसी लिटरेचर के ऊपर। ठीक है, वहां पे सिर्फ एक व्यक्ति था, जॉन मिल्टन था, जिस बाइबल को मानकर, ठीक है, बाइबल को बेस रखकर उसने क्या किया, उसने जो पोइम्स वगैरह में, काव्य के क्षेत्र में जो काम किया। उसके अलावा आपको पूरी जो आप जैकोबिन एज देखो, आप प्यूरिटन एज देखो, जॉन डन को देखो, जॉन डन के ऊपर जब बहुत ज्यादा जो प्यूरिटन्स थे उन्होंने जब बहुत ज्यादा उसमें नकेल कसने शुरू कर दी, तो उसके बाद क्या हो गया कि वो उन्होंने भी एक कंसीट, एक मेटाफिजिकल जो पोइट, एक मूवमेंट था या जो एक ग्रुप था, वो वहां पे शुरू हो गया। तो दोस्तों ये रेनेसा का इंपॉर्टेंट भाग था, जिसमें इंग्लैंड में वो कैसे फ्लोरिश हुआ, इटली से यूरोप में कैसे गया, यूरोप या फ्रांस में कैसे रहा, ठीक है, उसके बाद इंग्लैंड में कैसे आया। तो यहाँ पे खास इंपॉर्टेंट बातें हैं कि एग्जाम के रिलेटेड दो ही चीज पूछी जाती, दो जगह से पूछा जाता। रेनेसा इन इटली, इटली में जो रेनेसा का उदय हुआ था, और रेनेसा इन इंग्लिश, और इंग्लैंड में जो रेनेसा रहा, जो पुनर्जागरण इंग्लैंड में हुआ और जो पुनर्जागरण की शुरुआत इटली से हुई, यही सब प्रश्न उठे जाते हैं। और इससे जो बारीक से बारीक जो इंपॉर्टेंट एग्जाम से रिलेटेड जो क्वेश्चन आंसर वगैरह है या जो पूछे जाते हैं वो सब मैं आपको बता चुका हूँ। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसी लगी आप जरूर इस कमेंट में बताइए। ठीक है, लाइक करिए, शेयर करिए। जितने भी यूपी जीएससी लेक्चर्स वगैरह की जो तैयारियां कर रहे हैं, जिन्होंने तैयारी शुरू कर दी, तो ये जो आपके साथी हैं तो जरूर वहां तक इन वीडियोस को पहुंचाइए। फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कोई नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री राम।